नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक हमारा रहने वाला है सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर किसी टेक्निकल एग्जाम में कहीं ना कहीं कि सोल्डरिंग की प्रक्रिया क्या है, सोल्डरिंग की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, सोल्डरिंग क्या होता है, ठीक है, उसके साथ ही सोल्डरिंग में क्या क्या सामग्री उपयोग की जाती है, इन सब से संबंधित कहीं ना कहीं टेक्निकल एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं और आगे आने वाली एग्जामों के अंदर भी पूछे जाएंगे। इसलिए ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद टेक्निकल हेल्पर या कोई भी टेक्निकल एग्जाम दोगे और सोल्डरिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको नहीं आता हो। तो सोल्डरिंग को कंप्लीट तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर के मोटिवेशन से हमें आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणाएं मिलती है। साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सोल्डरिंग। तो जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग बोल दीजिए या इसको आप लोग झालन बोल दीजिए। हिंदी में हम लोग इसको झालन बोलते हैं या झलाई बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसको सोल्डरिंग बोलते हैं। तो इंग्लिश में सोल्डरिंग बोलते हैं। निम्मी, जिसको आप लोग हिंदी या निम्मी बोल देते हैं, शुद्ध हिंदी, जिसमें झालन या झलाई के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जामों में आया हुआ भी है झालन या झलाई, ठीक है, और सोल्डरिंग भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात, सोल्डरिंग या झालन या झलाई। अब देखिए सोल्डरिंग होता क्या है। सबसे पहली बात कि सोल्डरिंग है क्या। देखिए, ये दो धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? दो धातुएं हैं और इन दोनों धातुओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। दो धातुओं के सिरे हैं, इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। दो तारों के सिरे हैं, इनको हमें जोड़ना है। और जोड़ना किससे है? तीसरी धातु की सहायता से जोड़ना है। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये आपका 3 नंबर हो गया, ठीक है। ये दो धातुएं हैं। ये समान धातु की भी, दोनों सिरे समान धातु के भी हो सकते हैं और अलग अलग धातुओं के भी हो सकते हैं। और ये आपकी तीसरी धातु है। अब तीसरी धातु को हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग आयरन द्वारा उष्मा देते हैं। किसके द्वारा उष्मा देते हैं? सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम क्या करते हैं? उष्मा देते हैं। ये आपका सोल्डरिंग आयरन है, इसकी बिट है ये। और सोल्डरिंग आयरन के अंदर ये मान लीजिए नाइक्रोम का तार रहता है, ठीक है। नाइक्रोम का तार जो सोल्डरिंग आयरन में रहता है, जैसे ये फेज है और ये न्यूट्रल है, जब इसको हम लोग सप्लाई देंगे, फेज और न्यूट्रल, ठीक है, तो सप्लाई से जोड़ने पर नाइक्रोम का जो तार है ये गर्म हो जाएगा और नाइक्रोम का तार गर्म होकर के उष्मा देगा, जिसके कारण सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है तांबे की। क्योंकि तांबा उष्मा का और विद्युत का दोनों का ही अच्छा चालक है। यहाँ हमें उष्मा की चालकता से मतलब है। तो तांबा उष्मा का अच्छा चालक होने के कारण सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होगी? तांबे की बनी होती है। तो जब सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम क्या देंगे? तीसरी धातु को उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा। उष्मा देंगे तो ये तीसरी धातु गर्म होगी और गर्म होकर के पिघल जाएगी और पिघल करके तीसरी धातु इस जोड़ के अंदर क्या हो जाएगी? भर जाएगी, जमा हो जाएगी। और जोड़ में तीसरी धातु जब जमा हो जाएगी पिघल करके, तो यही कार्य, यही क्रिया सोल्डरिंग के नाम से जानी जाएगी। अर्थात सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि दो समान या असमान, समान धातुएं भी हो सकती है और असमान धातुएं भी हो सकती है। तो दो समान या असमान धातुओं को तीसरी धातु की सहायता से, किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। दो समान या असमान धातुओं को तीसरी धातु की सहायता से उष्मा द्वारा जोड़ने का जो कार्य है, वही कार्य क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, दो समान या असमान धातुओं को
भाई आप लोग नोट भी कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। साथ ही टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है आपके सिर पर है, इसलिए पेन और कॉपी उठाओ और नोट करना मेरे साथ साथ चालू कर दो। पूरा टॉपिक आपका क्लियर करवा दूंगा। साथ ही हमारा फर्ज बनता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाने का। आपका फर्ज बनता है कि आप इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको लगातार इसी प्रकार की अच्छी कक्षाएं हम लोग प्रदान करते रहें। तो दो समान या असमान धातुओं को, दो समान या असमान धातुओं को उष्मा द्वारा, किसके द्वारा? उष्मा द्वारा, हीट प्रोसेस के द्वारा, उष्मा द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने का कार्य, तीसरी धातु, तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने का कार्य, सहायता से जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सोल्डरिंग। तो देखिए, दो समान या असमान धातुओं को उष्मा द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने का कार्य क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने का जो काम है वो सोल्डरिंग कहलाता है। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन ये जो तीसरी धातु है, इस तीसरी धातु को हम लोग फिलर धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फिलर धातु के नाम से इस तीसरी धातु को जाना जाता है। और फिलर धातु भी बोल देते हैं इसको, या फिलर धातु के साथ ही हम इसको सोल्डर भी बोल देते हैं। तो सोल्डर या फिलर धातु कहलाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में काम आने वाली तीसरी धातु फिलर धातु या सोल्डर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हम लोग इस तीसरी धातु को उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे करके पिघला रहे हैं और पिघला करके जोड़ के अंदर हम लोग जमा कर रहे हैं। अब तीसरी धातु को सोल्डरिंग आयरन द्वारा उष्मा दे करके पिघला रहे हैं और पिघला करके जोड़ में भर रहे हैं। तो जोड़ में जब भरेंगे तो जोड़ भी तो उष्मा द्वारा जोड़ भी तो पिघल सकता है। इसलिए ये जो तीसरी धातु है, इस तीसरी धातु का जो गलनांक है इस जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए? इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्थात इस जोड़ी जाने वाली धातु की तुलना में तीसरी धातु का गलनांक कम होना चाहिए, क्योंकि इसका गलनांक अगर अधिक हो गया तो इस तीसरी धातु से पहले जोड़ी आपका क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो सबसे पहली बात नोट करने की कि तीसरी धातु का गलनांक या फिलर धातु का गलनांक या सोल्डर का गलनांक हमेशा जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। और कम होना चाहिए, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जोड़ी जाने वाली धातु का गलनांक है 400 डिग्री सेल्सियस, एक एग्जांपल दे रहा हूं। और आपने क्या किया कि आपको पता है कि हमें तो फिलर धातु का गलनांक इससे क्या क्या रखना है? कम रखना है। और आपने फिलर धातु का गलनांक रख दिया 300 और 98 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल है, मोटा सा आइडिया बता रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे फिलर धातु का गलनांक इतना नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। तो 400 डिग्री जोड़ का गलनांक है और आपने फिलर धातु का 398 रख दिया, तो 398 और 400 में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपकी फिलर धातु भी पिघलेगी और आपका जोड़ भी पिघल सकता है। इसलिए फिलर धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम कितना कम होना चाहिए ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो फिलर धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। और कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए दोस्तों। कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस? 60 डिग्री सेल्सियस फिलर धातु का गलनांक कम होना चाहिए। और किससे कम होना चाहिए? जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको मैं लिख भी देता हूं, नोट भी आप लोग कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था आपका। दूसरा पॉइंट नोट करने के लिए आपके लिए, सोल्डरिंग में काम आने वाली तीसरी धातु सोल्डर या
फिलर धातु, सोल्डर या फिलर धातु सोल्डर या फिलर धातु कहलाती है। ठीक है, तो तीसरी धातु क्या कहलाती है? सोल्डर या फिलर धातु कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना है, सोल्डर या फिलर धातु कहलाती है। कौन सी धातु? तीसरी धातु। ठीक है, तीसरी धातु जो काम में लेते हैं उसको सोल्डर या फिलर धातु के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके साथ ही अगली बात, फिलर धातु का गलनांक, फिलर धातु का गलनांक हमेशा जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए तथा न्यूनतम यानी कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, न्यूनतम 60 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। कितना डिग्री सेल्सियस? 60 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस इस फिलर धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। ठीक है, तो फिलर धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम कितना डिग्री सेल्सियस? 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो सोल्डरिंग हम लोग करते हैं, ये सोल्डरिंग करने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, सोल्डरिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो सोल्डरिंग करने का उद्देश्य होता है, कोई कारण होता है, तो सोल्डरिंग करने का उद्देश्य क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सोल्डरिंग का उद्देश्य, अब देखिए सोल्डरिंग का उद्देश्य क्या होता है। सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य, कैसा उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य। अब देखिए मुख्य उद्देश्य सोल्डरिंग का क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए सोल्डरिंग का मेन उद्देश्य, देखो हम लोग सोल्डरिंग करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सोल्डरिंग नहीं करते, तो दो तारों को ऐसे ही ऐंठ दिया हमने। अब दो तारों को ऐसे ही हमने ऐंठ करके जोड़ दिया, तो ऐंठ करके जोड़ने पर हम लोग देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन होता है, या तापमान में परिवर्तन होता है, या हवाएं चलती है, उसके कारण आपका जो जोड़ है वो लूज हो सकता है, ढीला हो सकता है। और जोड़ जब आपका ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उस लूज जोड़ के कारण स्पार्किंग की समस्या होगी, जिससे आग लगने का खतरा रहेगा, जोड़ पिघल सकते हैं, ये खतरा भी रहेगा। अब उसके साथ ही हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, तो सोल्डरिंग करने से क्या होगा, अगर सोल्डरिंग नहीं की है, ऐसे ही तारों को ऐंठ दिया, तो ऐसे ही तारों को ऐंठने से बार बार स्पार्किंग होगी, जिससे हम लोग बोलते हैं कि कार्बन जमा हो गया। हम कहते हैं कि कार्बन आ गया तारों में, कार्बन जमा हो गया। वो कार्बन नहीं होता है, वो एक्चुअल में ऑक्साइड की परत होती है, अर्थात जोड़ पर ऑक्साइड की अचालक परत जमा हो जाती है, जिसके कारण कई बार जो तार हम लोग लगाते हैं, तारों को हम लोग जोड़ते हैं, वहां से करंट प्रवाहित होना भी कई बार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि तार को हिलाते हैं तब जाके करंट आती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग करने का सबसे मेन उद्देश्य है कि जोड़ की जो चालकता, ऐसे नॉर्मली हम तारों को ऐंठ करके जोड़ देते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, और सोल्डरिंग करने से जोड़ की चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? जोड़ की चालकता, अर्थात जोड़ की चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग सोल्डरिंग करते हैं।
तो और जोड़ की चालकता जब बढ़ जाएगी तो जोड़ में से 100% करंट का फ्लो हो जाएगा, अर्थात 100% करंट जो धारा है वो जोड़ में से प्रवाहित हो सकती है जब उसकी क्या बढ़े, चालकता। अगर हमने सोल्डरिंग किया और चालकता ही नहीं बढ़ी तो आपका जो करंट है वो 100% प्रवाहित तार के अंदर से नहीं हो पाएगा, अर्थात चालकता बढ़ाना जरूरी है। तो हम कहें कि सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य है जोड़ की चालकता बढ़ाना। क्या बढ़ाना, चालकता। चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, जोड़ की क्या बढ़ाना, चालकता बढ़ाना, जोड़ का कंडक्टेंस बढ़ाना, जिससे जिससे जोड़ में से जोड़ में से 100% धारा प्रवाहित हो सके, प्रवाहित हो सके। जोड़ में से 100% धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, मेन उद्देश्य। अब अन्य उद्देश्य क्या क्या है, देखिए अन्य उद्देश्य, अन्य उद्देश्य, देखिए अन्य उद्देश्य क्या है, हम लोग बात करें तो अन्य उद्देश्य क्या क्या है। देखो, एक तो सोल्डरिंग कर देंगे तो जोड़ आपका क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जोड़ को स्थायित्व प्रदान कर दिया जाएगा, अर्थात स्टेबिलिटी प्रदान कर दी जाएगी। तो जोड़ को स्थायित्व प्रदान करना और जोड़ को मजबूती प्रदान करना। तो अन्य उद्देश्य क्या है, पहला है जोड़ को स्थायित्व स्टेबिलिटी स्थायित्व व मजबूती प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य, ये हो गए अन्य उद्देश्य। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए सोल्डरिंग हम लोग जो करते हैं, इस सोल्डरिंग की एक प्रक्रिया होती है। अब सोल्डरिंग की प्रक्रिया क्या है, देखिए सोल्डरिंग की प्रक्रिया ये है कि जो जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं कहीं भी, तो सोल्डरिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है, इस पेन को आप लोग सोल्डरिंग आयरन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लो कि ये सोल्डरिंग आयरन है और ये सोल्डरिंग आयरन की बिट है। पेन का जो आगे वाला भाग है, अग्र भाग है, इसको आप लोग सोल्डरिंग आयरन की बिट मान लीजिए। ये सोल्डरिंग आयरन की बिट है। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट के ऊपर हम लोग परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी, सोल्डर की। किसकी, सोल्डर की परत चढ़ा देते हैं, पतली परत, महीन परत चढ़ा देते हैं। और जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर की कोटिंग करना। किसकी कोटिंग करना, सोल्डर की कोटिंग चढ़ाना। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट पर सोल्डर की पतली सी परत चढ़ाना सोल्डरिंग प्रक्रिया का पहला प्रोसेस है, अर्थात सोल्डरिंग की पहली प्रक्रिया। सोल्डरिंग करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन की बिट पर पतली सी परत हम लोग चढ़ा देंगे, किसकी, सोल्डर की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जोड़ है, जैसे मान लीजिए जोड़ है, तो जोड़ों का जो अलाइनमेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे तिरछे जोड़ हो जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए जोड़ है, हम लोग ये जोड़ है मान लो। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा हमने ऐसे रख दिया, ये तिरछा हो गया, अलाइनमेंट ठीक नहीं है ना। तो अलाइनमेंट को ठीक करना दूसरी प्रक्रिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेकिंग। ठीक है, और ये जो जोड़ का अलाइनमेंट है उसको ठीक करने के बाद इसके अंदर हम लोग, इस जोड़ के अंदर सोल्डर को अंदर और बाहर भर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग। तो सोल्डरिंग की प्रक्रिया का क्रम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोल्डरिंग की का जो प्रोसेस है, सोल्डरिंग की जो प्रक्रिया है उसका सही प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले टिनिंग करेंगे, फिर टेकिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग फ्लोटिंग करेंगे। तो टिनिंग क्या होता है, टेकिंग क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सोल्डरिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग प्रक्रिया, सोल्डरिंग प्रक्रिया अर्थात
सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया क्या है? सोल्डरिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टिनिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सोल्डरिंग में? टिनिंग। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे? टेकिंग। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे? फ्लोटिंग। तो मैंने आपको बता दिया टिनिंग क्या होता है। सोल्डरिंग आयरन की बिट पर। किसकी बिट पर? सोल्डरिंग आयरन की बिट पर, बिट पर सोल्डर की पतली परत चढ़ाना, परत चढ़ाना या बिट पर बिट पर सोल्डर की कोटिंग करना, की कोटिंग करना, यही काम क्या कहलाता है? टिनिंग कहलाता है। देखिए टिनिंग क्या है? सोल्डरिंग करने से पहले सोल्डरिंग आयरन की बिट पर जो सोल्डर हमारा रहता है उसकी पतली सी परत चढ़ा देते हैं, और पतली सी परत चढ़ा देते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? टिनिंग। तो पतली सी परत चढ़ाना बोल दो, या आप लोग बोल दीजिए कि कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं या पतली सी परत चढ़ा देते हैं, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टेकिंग क्या होता है, टेकिंग प्रक्रिया क्या है। टिनिंग के जस्ट बाद में हम क्या करेंगे? टेकिंग। देखिए यह आपके जोड़ है, ये आपका जोड़ है। अब मान लीजिए जोड़ आपके टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े जोड़ है और सोल्डरिंग कर दिया तो आपका जोड़ मजबूत नहीं रहेगा और ठीक से जुड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ का अलाइनमेंट ठीक करना पड़ता है। ये जो जोड़ है इनका अलाइनमेंट यानी इनको एक सीध में लगाया जाता है। और ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग में लेप जॉइंट बनाए जाते हैं। कैसे जॉइंट बनाए जाते हैं? लेप जॉइंट। लेप जॉइंट बनाए जाते हैं, तो इनको एक सीध में करना यानी इनका अलाइनमेंट ठीक करना क्या कहलाता है? टेकिंग। तो सोल्डरिंग में, सोल्डरिंग में लेप जॉइंट बनाए जाते हैं। कैसे जॉइंट? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछ सकता है। सोल्डरिंग में लेप जॉइंट बनाए जाते हैं, जाते हैं। अतः जोड़ का, अतः जोड़ी जाने वाली धातुओं का, जोड़ी जाने वाले, सॉरी, अतः जोड़े जाने वाले जोड़े जाने वाले सिरों का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सही ठीक करना, अलाइनमेंट ठीक करना क्या कहलाता है? टेकिंग कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका टेकिंग, ये हो गया आपका टिनिंग, और अब लास्ट में हम देखेंगे फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है? देखिए ये सारी प्रक्रिया करने के बाद हम लोग जोड़ के अंदर क्या बढ़ते हैं? अंदर और बाहर के की सतहों पर, जोड़ की अंदर और बाहर की सतहों पर सोल्डर भर देना क्या कहलाता है? फ्लोटिंग कहलाता है। तो जोड़ की के अंदर व बाहर, जोड़ के अंदर व बाहर की सतहों पर की सतहों पर सोल्डर भरना, सोल्डर भरना सोल्डर भरना क्या कहलाता है? फ्लोटिंग कहलाता है। फ्लोटिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कि जो सोल्डरिंग हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? सोल्डरिंग हम लोग करते हैं। इस सोल्डरिंग के अंदर एक सोल्डरिंग की तकनीक है, मास सोल्डरिंग।
कौन सी सोल्डरिंग? मास सोल्डरिंग। तो देखिए मास सोल्डरिंग क्या होती है, हम बात करते हैं मास सोल्डरिंग की। मास सोल्डरिंग की, देखिए मास सोल्डरिंग होता क्या है। देखिए नॉर्मली हमें एक दो सिरे जोड़ने हैं तो सोल्डरिंग आयरन द्वारा जोड़ दिया, लेकिन जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है वहाँ अनेक सिरों के ऊपर सोल्डरिंग करनी पड़ती है। एक छोटे से पीसीबी में लगभग 20 30 40 50 सिरों की सोल्डरिंग करनी है। अब एक एक की सोल्डरिंग करेंगे सोल्डरिंग आयरन द्वारा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और एक साथ अनेक पीसीबी एक पीसीबी नहीं अनेक पीसीबी की जो सोल्डरिंग है एक बार में मिनटों सेकंडों के अंदर हो जाती है। उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? मास सोल्डरिंग। तो मास सोल्डरिंग सबसे पहली बात पीसीबी में की जाती है। किसमें की जाती है? पीसीबी में की जाती है। अब पीसीबी तो आप लोग जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या नाम है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। पीसीबी सामान्यतः सिलिकॉन की चिप होती है। इसके ऊपर अनेक डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर आदि जोड़े जाते हैं, और एक चिप तैयार की जाती है सिलिकॉन की जिसको हम लोग पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। तो पीसीबी में कौन मास सोल्डरिंग कहाँ की जाती है? पीसीबी में। अब मास सोल्डरिंग की भी अनेक तकनीक होती है। देखिए जैसे डिप डिप ड्रैग और वेव। देखिए ज्यादा तो हमें इसमें देखना है डिप, ड्रैग और वेव को। देखिए डिप डिप का मतलब होता है डुबोना। पानी के अंदर कभी डूबे हो आप? पानी है, पानी के अंदर नीचे गए और ऊपर आए, उसी प्रकार इसके अंदर डिप करते हैं। पीसीबी को एक सोल्डर का जो पेस्ट रहता है, सोल्डर के पेस्ट में डुबाया, डुबो करके निकाल लिया, तो पूरे के पूरे सिरों पर क्या हो जाती है? सोल्डरिंग। तो इसको बोलते हैं डिप सोल्डरिंग। उसके बाद हम लोग बात करें ड्रैग सोल्डरिंग की। कौन सी सोल्डरिंग की? ड्रैग सोल्डरिंग की। तो देखिए ड्रैग सोल्डरिंग क्या होती है? ड्रैग का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। अर्थात जैसे कि मान लीजिए ये अनेक सिरे हैं, ये है, ये है, ये है, ये अनेक सिरे मान लीजिए, ये पीसीबी के अनेक सिरे हैं। यहाँ पे हमें क्या करनी है? सोल्डरिंग करनी है। हम क्या करेंगे? सोल्डरिंग आयरन की बिट पर सोल्डर लगाएंगे और सोल्डर लगा करके ऐसे इस प्रकार से खींच देंगे इसको। तो इस प्रकार खींचने पर जहां जहां सिरे होंगे वहां पे क्या हो जाएगी? सोल्डरिंग हो जाएगी। अर्थात इसको बोलते हैं ड्रैग सोल्डरिंग। इस प्रकार ड्रैग सोल्डरिंग की जाती है। उसके बाद बात करें वेव सोल्डरिंग। वेव मास सोल्डरिंग का एक प्रकार है वेव सोल्डरिंग। वेव सोल्डरिंग हम लोग कैसे करते हैं? देखिए क्या करते हैं कि जो सोल्डर है उसको एक बेलनाकार एक पात्र लेते हैं, उस बेलनाकार पात्र के ऊपर सोल्डर डाल देते हैं, और बेलनाकार पात्र घूमता जाता है। उसके ऊपर से हम लोग क्या, बेलनाकार पात्र कैसा होता है? वेव का आकार का होता है, तरंग का आकार का होगा। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से है ये, ठीक है, वेव की तरह। तो यहां से आपका गुजर रहा है क्या? पीसीबी गुजर रहा है। ये घूमता रहता है, पीसीबी आगे बढ़ रहा है, यहां से गुजारा। तो पीसीबी को जब आगे गुजारा तो ये एक प्रकार से वेव की तरह यहाँ पे सोल्डरिंग हो रही है। ये एक वेव है, वेव के द्वारा क्या हो रही है? सोल्डरिंग। तो इसको बोलते हैं वेव सोल्डरिंग। अर्थात सीधे शब्दों में हम कहें तो मास सोल्डरिंग पीसीबी के अनेक टर्मिनलों को एक साथ सोल्डर करने के लिए हम लोग मास सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। मास सोल्डरिंग पीसीबी में की जाती है। मास सोल्डरिंग की तकनीक एग्जाम में पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सी एक मास सोल्डरिंग की तकनीक नहीं है। तो आपको पता रखना है, या है तो आपको पता रखना है डिप, ड्रैग और वेव मास सोल्डरिंग की तकनीक है। और डिप क्या होती है? डुबोते हैं सोल्डर के अंदर जो आपका पीसीबी होता है उसको डुबो देते हैं, डुबो करके निकाल लेते हैं, तो सोल्डरिंग हो जाती है सभी कॉन्टेक्टरों पर एक साथ। तो डिप हो गया। ड्रैग में क्या करते हैं? अनेक कॉन्टेक्टरों के ऊपर सोल्डरिंग आयरन की बिट को रख करके इस प्रकार खींचते हैं, तो वो ड्रैग हो गया। और वेव के अंदर हम क्या करते हैं? बेलनाकार जो पात्र है उसके ऊपर सोल्डर डालते हैं और उसके ऊपर से पीसीबी को गुजारते हैं, तो वेव सोल्डरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग मास सोल्डरिंग का ध्यान रखेंगे। उसके बाद मास सोल्डरिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो अगली बात है, एक ट्रम है इसी के अंदर, डी सोल्डरिंग। डी सोल्डरिंग, देखिए डी सोल्डरिंग क्या है? डी सोल्डरिंग
डी सोल्डरिंग बोल दीजिए या डी सोल्विक बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, डी सोल्डरिंग या डी सोल्विक क्या होता है? मान लीजिए कहीं सोल्डरिंग की हुई है, उस सोल्डरिंग की हुई है, उस सोल्डरिंग के ऊपर से सोल्डर को हटा दे, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? डी सोल्विक या डी सोल्डरिंग कहलाती है। तो सोल्डरिंग से सोल्डर हटाने का कार्य डी सोल्डरिंग कहलाता है। क्या कहला डी सोल्डरिंग या डी सोल्विक कहलाता है। ठीक है, इसके लिए डी सोल्डरिंग गन का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? डी सोल्डरिंग गन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोल्डरिंग के अंदर काम आने वाले सोल्डर की। तो देखिए, सोल्डर तीसरी धातु जो फिलर धातु उसको सोल्डर बोलते हैं। और जो सोल्डर है, ये सोल्डर दो प्रकार का होता है, एक नरम सोल्डर, दूसरा कठोर सोल्डर। तो कठोर सोल्डर तो हम लोग ब्रेजिंग में काम में लेते हैं। सोल्डर कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। सोल्डर के प्रकार, तो सोल्डर दो प्रकार का होता है। एक होता है नरम सोल्डर। कैसा सोल्डर? नरम सोल्डर। और दूसरा होता है, एक होता है नरम सोल्डर और दूसरा होता है कठोर सोल्डर। नरम सोल्डर और कठोर सोल्डर। तो देखिए, कठोर सोल्डर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आगे। तो कठोर सोल्डर हम लोग काम लेते हैं ब्रेजिंग में। किस में काम लेते हैं? ब्रेजिंग में। और उसके बाद हम लोग बात करें नरम सोल्डर की, तो नरम सोल्डर हम लोग काम लेते हैं सोल्डरिंग में। किसमें? तो सोल्डरिंग में कौन सा सोल्डर काम में लिया जाता है? सोल्डरिंग में सोल्डर काम लिया जाता है नरम सोल्डर। तो हम लोग नरम सोल्डर के बारे में देखेंगे। अब नरम सोल्डर भी चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। और एक और बात कि नरम सोल्डर जो होता है ना, ये नरम सोल्डर उपयोग किया जाता है 180 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री सेल्सियस तक? 180 से 250 डिग्री सेल्सियस तक, अर्थात 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर। 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 180 से 250 डिग्री सेल्सियस तक नरम सोल्डर का उपयोग किया जाता है, जो सामान्यतः 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम होता है। तो 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किसका उपयोग किया जाता है? नरम सोल्डर का। और सोल्डरिंग की जाती है 450 डिग्री से कम तापमान पर। ठीक है, अर्थात सोल्डरिंग का जो एग्जिट तापमान है वो कितना है? 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, वर्किंग टेम्परेचर है सोल्डरिंग का। अब देखिए नरम सोल्डर के प्रकार। तो नरम सोल्डर के प्रकार हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नरम सोल्डर। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इसका उपयोग। ठीक है, मिश्रण। और उसके बाद हम देखेंगे तापमान। ठीक है, तो नरम सोल्डर में सबसे पहला प्रकार हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर।
ठीक है, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर या इलेक्ट्रिकल सोल्डर बोल दीजिए आप इसको, एक ही बात है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं वैद्युतिक कार्यों में। कौन से कार्यों में? वैद्युतिक कार्यों में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें मिश्रण होता है टिन और लेड का। इसमें टिन होता है 60 और लेड होता है, सॉरी, टिन होता है 60 और लेड होता है 40। लेड कितना होता है? 40 होता है। इसका तापमान होता है 185 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें दूसरा प्रकार। इसके दूसरे प्रकार की हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इसका दूसरा प्रकार है टिनमन सोल्डर। टिनमन सोल्डर, टिनमन सोल्डर। देखिए, इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में करते हैं। ठीक है, इसमें टिन और लेड का जो अनुपात है, देखिए टिन, टिन और लेड ऊपर लिख दिया वही चल जाएगा आर पार अब। तो टिन और लेड का अनुपात बराबर होता है 50:50। ठीक है, 50-50% अर्थात 1:1। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1:1 या 50:50, आधा आधा हो गया। तो टिनमन सोल्डर हो गया और इसका तापमान होता है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, अगला है फाइन सोल्डर। फाइन सोल्डर, ठीक है, फाइन सोल्डर का उपयोग भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। और जो फाइन सोल्डर है इसके अंदर 90% टिन होता है और 10% क्या होता है? लेड होता है। इसका गलनांक होता है 219 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो वो अगला है प्लम्बर सोल्डर। कौन सा सोल्डर? प्लम्बर सोल्डर। ठीक है, तो प्लम्बर सोल्डर का उपयोग हम लोग प्लम्बर कार्यों में करते हैं। कौन से कार्यों में? प्लम्बर कार्यों में। इसके अंदर लेड और टिन का जो अनुपात है वो होता है, टिन और लेड का अनुपात 35:65 होता है। ठीक है, और इसका जो गलनांक है वो 237 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर कहाँ उपयोग किया जाता है? टिन लेड का अनुपात इसमें क्या होता है, तापमान क्या होता है। टिनमन सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में 50-50 अनुपात अर्थात 200 डिग्री सेल्सियस तापमान। फाइन सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में 90-10 टिन लेड का अनुपात होता है, 219 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। प्लम्बर सोल्डर डीएमआरसी में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, ये तो आता ही रहता है। तो प्लम्बर सोल्डर, प्लम्बर कार्यों में टिन का अनुपात 35, लेड का अनुपात 65, तापमान होता है 230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं गलनांक। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ बहुत जबरदस्त एक बार वाकया हुआ। मैं 2011 के अंदर आईटीआई के अंदर पढ़ाता था, तो प्रैक्टिकल कार्य भी करवाता था। तो एक बार मैंने क्या किया कि इसी सोल्डर से, इसी इलेक्ट्रीशियन सोल्डर से, टिन और लेड के मिश्रण वाले सोल्डर से मैंने एल्यूमिनियम के तारों को जोड़ना चालू कर दिया। तो जब मैं सोल्डरिंग करूं तो वो जो सोल्डर है एल्यूमिनियम के तारों पे टिके ही नहीं। मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर बाद में पता चला कि सॉरी, एल्यूमिनियम के तारों पर सोल्डरिंग करने के लिए हमें विशेष प्रकार के सोल्डर तार की जरूरत पड़ती है। अर्थात सामान्य टिन और लेड के मिश्रण वाले जो सोल्डर है, इस टिन और लेड के मिश्रण वाले सोल्डर का उपयोग हम लोग एल्यूमिनियम के तारों को जोड़ने के लिए नहीं कर सकते। तो एल्यूमिनियम के तारों को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार के सोल्डर तार उपयोग किए जाते हैं, जो है एल का पी और एल का जेड। कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम के तारों, एल्यूमिनियम के तारों पर सोल्डरिंग करने के लिए
विशेष प्रकार के सोल्डर तार, विशेष प्रकार के सोल्डर तार, विशेष प्रकार के सोल्डर तार कौन कौन से हैं? एल का पी, एल का पी व एल का जेड। एल का पी व एल का जेड उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब एल का पी क्या है, एल का जेड क्या है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए एल का पी के अंदर क्या होता है, टिन, जस्ता और एल्यूमिनियम और फॉस्फर टिन का मिश्रण होता है। एल का जेड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लेड, टिन और कैडमियम और जस्ते का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए एल का पी की बात करें, एल का पी, एल का पी किस किस का मिश्रण होता है, टिन का अनुपात जस्ता अनुपात एल्यूमिनियम और फॉस्फर टिन। ठीक है, इसमें टिन का अनुपात होता है 70, जस्ते का 25 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है और फॉस्फर टिन का 2 होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग आगे बात करेंगे एल का जेड के बारे में। तो देखिए एल का जेड, एल का जेड, एल का जेड के अंदर मिश्रण होता है टिन का, लेड का, ठीक है, टिन का, लेड का और कैडमियम का, और उसके साथ ही जस्ते का। ठीक है, तो जो आपका एल का पी होता है, एल का पी होता है और उसके बाद आपका क्या है, एल का जेड है। तो इसके अंदर टिन, लेड, कैडमियम और जस्ते का मिश्रण होता है। तो टिन का जो मिश्रण है वो इसके अंदर होता है 31% लेड का होता है, 51% कैडमियम का होता है, 9% और जस्ते का होता है 9%। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है एल का पी और एल का जेड का। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।